नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। वीडियो में इस भीड़ को देखिए। क्या लगता है किसी स्टार को देखने के लिए आई है? नहीं, ये भीड़ शाहरुख खान के डुप्लीकेट इब्राहिम कादरी को देखने के लिए उमड़ी है। What? कभी सोचा है आपने कि आखिर क्या वजह है कि जितना स्टारडम अर्जुन कपूर दर्जनों फिल्में करने के बाद हासिल नहीं कर पाए, उससे 10 गुना बड़ा स्टारडम शाहरुख के डुप्लीकेट ने कमा लिया। यह है शाहरुख खान का जलवा, जिसे लोग किंग खान बुलाते हैं। I'm राहुल, नाम तो सुना होगा। Some people say he is the biggest movie star in the world. Mr. Shahrukh Khan. आज का वीडियो शाहरुख खान पर है। ये एक वीडियो आपको जिंदगी में कामयाब होने के सभी गुर सिखा देगा। शाहरुख अपने आप में फाइनेंस और बिजनेस लर्निंग की एक खान है, बादशाह हैं। और शाहरुख की कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, ये जिद, जज्बे और जुनून का नतीजा है। जिस लड़के के पास कभी घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, वही लड़का आज 12,000 करोड़ की दौलत के साथ दुनिया का सबसे अमीर एक्टर बन चुका है। टॉम क्रूज और जैकी चैन जैसे मशहूर एक्टर से भी ज्यादा अमीर। 13 फिल्म फेयर अवार्ड, 4 डॉक्टरेट और पद्मश्री समेत फ्रांस और कोरिया जैसे देशों के वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से लेकर नेशनल अवार्ड तक शाहरुख खान ने हर चीज पर अपना नाम दर्ज करवा दिया है। जो लड़का कभी खुद को भी संभालने की हैसियत में नहीं था, आज 400 से ज्यादा एसिड विक्टिम का ख्याल रखता है। जिस लड़के के पास कभी खुद का मकान नहीं था, आज उसके पास मन्नत है। जिस बुर्ज खलीफा के सामने लोग अपनी तस्वीर खिंचवाकर खुश होते हैं, वही बुर्ज खलीफा हर साल खुद शाहरुख को बर्थडे विश करता है। जिस लड़के को दिल्ली के सिर्फ कुछ लोग जानते थे, आज उसके अरबों फैंस दुनिया के हर कोने में हैं, चाहे वो बर्लिन हो, न्यूयॉर्क या फिर मिडिल ईस्ट। अनुराग कश्यप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा शाहरुख और लियोनार्डो डिकैप्रियो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में एक ही दिन पहुंचे, पर भीड़ के अंदर जो पागलपन शाहरुख के लिए था, वो डिकैप्रियो के लिए नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल में, लियोनार्डो कैप्रियो भी उसी दिन है और शाहरुख खान भी उसी दिन है, और सुबह से लाइन लगी शाहरुख खान के लिए। अवतार और टाइटैनिक जैसी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में बनाने वाले जेम्स कैमरून ने एक बार यह कहा था कि वो शाहरुख को ऑटोग्राफ देने से पहले उनका ऑटोग्राफ खुद लेना चाहेंगे। ओबामा हो या ट्रंप, जब जब भारत आते हैं तो बिना शाहरुख और शाहरुख की फिल्मों का जिक्र किए उनकी स्पीच पूरी नहीं होती। बड़े-बड़े देशों में, you know what I mean. And classic Indian films like DDLJ. यहां तक कि जब आईपीएल लॉन्च हो रहा था तो ललित मोदी को भी ये लगा कि आईपीएल तभी सफल होगा जब शाहरुख इसमें होंगे, क्योंकि अगर शाहरुख उस वक्त आईपीएल से न जुड़ते तो शायद आईपीएल को वैसा एक्सपोजर नहीं मिलता जैसा उस वक्त शाहरुख की वजह से मिला था। शाहरुख ने स्टेडियम में भीड़ खींची। दोस्तों, शाहरुख खान की कहानी शायद फिल्मी या फिक्शन मानी जाती अगर मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने बीते 20-25 सालों में उस लड़के को शोहरत और दौलत की बुलंदी पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी आंखों से ना देखा होता। सपने सजाना, सपना हंसाना, इस कहानी की असल शुरुआत हुई 90 के दशक में, जब एक लड़का मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर उतरा। उस लड़के को सीएसटी स्टेशन के बाहर की भीड़ चबा जाती अगर उसकी सोच भी दूसरों की तरह होती, पर वो बिल्कुल अलग था। बाकी लोग उतरते वक्त सोच रहे थे कि क्या वो मुंबई में गुजारा कर पाएंगे, पर वो जब उतरा तो उसके होंठ धीरे से बुदबुदाए, वन डे आई विल रूल दिस सिटी। और ठीक 33 साल बाद वो लड़का अपने 200 करोड़ के सी फेसिंग बंगले की बालकनी पर जब बाहें फैलाए खड़ा होता है तो एक पागल भीड़ का समुंदर उसकी एक झलक देखने, उसे छूने के लिए तरसता है। आज इस रईस एक्टर की ऐसी फाइनेंस और बिजनेस स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। सिर्फ 4 चैप्टर्स में शाहरुख खान की सफलता का राज आज आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, एक एक चैप्टर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा।
चैप्टर नंबर 1, बनिए का दिमाग। अगर एक प्रोड्यूसर को फिल्म बनानी है और पैसे कम हैं, तो वो क्या करेगा? फंडिंग के लिए किसी बैंक के पास जाएगा, किसी प्रोडक्शन कंपनी के पास जाएगा, या मार्केट और दोस्तों से उधार लेगा। लेकिन अपने शाहरुख खान ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं, आई कुड इजिली फाइंड फंडिंग बट आई डोंट बिलीव इन डेप्थ, कि मुझे उधार तो मिल सकता है पर मुझे उधार में विश्वास ही नहीं है। वो उन कंपनीज के फाउंडर को फोन लगाते हैं जिनके लिए वो ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे होते हैं, और उनसे फोन पर पूछते हैं, क्या आप अगले साल भी मुझे ही ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे? सच सच बताओ। और सामने से जवाब हाँ में ही मिलता है। फिर शाहरुख खान उनसे कहते हैं कि भाई साहब, क्या अगले साल की मेरी फीस एडवांस में दे सकते हो? और शाहरुख जैसे ब्रांड को मना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अब पैसा भी मिल जाता है, फिल्म भी बन जाती है, पैसा लेने वाला खुश है ही और देने वाला भी खुश कि अगले साल तो देना ही था, और कोई उधारी भी नहीं। फिर चाहे शादियों में नाचना हो या बर्थडे अटेंड करना, नेशनल एंड इंटरनेशनल परफॉर्मेंस करना हो, अगर शाहरुख को फंड की जरूरत होती है तो फुल पेमेंट भाई साहब एडवांस में लेते हैं ताकि उधार ना लेना पड़े। एक बेहद हैरानी की बात बताऊं, जितनी भी फिल्में या एड का प्रोडक्शन शाहरुख खान के रेड चिलीज ने किया, कभी भी उधार नहीं लिया। शाहरुख समझते हैं कि किंग साइज सिर्फ बेडशीट नहीं, बैलेंस शीट भी होनी चाहिए। अब आपको बॉलीवुड का एक भयानक चेहरा दिखाता हूं। मोर देन 80% फिल्म्स इन बॉलीवुड आर फाइनेंस्ड बाय डेब्ट, यानी 80% बॉलीवुड फिल्में उधार में बनती हैं। 2024 में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म आई, बड़े मियां छोटे मियां। मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है, उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई। प्रोड्यूसर वाशु भगनानी को अपना 7 माले का मुंबई ऑफिस बेचना पड़ा, तब जाके 250 करोड़ का कर्जा चुका पाए। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने जब अपनी कंपनी ABCL बनाई, उन पर 90 करोड़ का कर्ज था। एक समय ऐसा भी था कि उनके पास अपने वॉचमैन की सैलरी देने के पैसे नहीं थे। 1993 में अनिल कपूर की रूप की रानी चोरों का राजा उस समय की कॉस्टलीस्ट फिल्म थी। 12 करोड़ का लोन लिया था बोनी कपूर ने और फिल्म पिट गई। बोनी कपूर कंगाल हो गए। शाहरुख खान इसलिए सबसे अलग हैं दोस्त कि शाहरुख ने अपनी किसी भी फिल्म के लिए कर्जा ही नहीं लिया। चाहे हैप्पी न्यू ईयर हो, चाहे जवान, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस, चाहे रावण। और शाहरुख अपनी ये स्ट्रेटेजी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखते, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी डेब्ट फ्री फिलॉसफी को मानते हैं। 2001 में जब उन्हें 13 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी थी, जिसे आज आप मन्नत के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने आने वाली 4-5 फिल्मों की फुल पेमेंट एडवांस में ही ले ली, और आज उसी मन्नत की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। तो शाहरुख का दिमाग बनिए का दिमाग है। आप सीख सकते हैं कि उधार नहीं, सब कैश में ही करना चाहिए। अब बताता हूं आपको चैप्टर नंबर 2। शाहरुख खान समझते हैं जो धंधे के लिए सही वही सही, और जो धंधे के लिए गलत वो बिल्कुल गलत। शाहरुख खान ने 1999 में जूही चावला और डायरेक्टर अजीज मिर्जा के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, ड्रीम्स अनलिमिटेड। 1999 और 2001 के बीच ड्रीम्स अनलिमिटेड ने 3 फिल्में बनाई। कौन कौन सी? सबसे पहली फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, दूसरी अशोका, और तीसरी चलते चलते। और ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लुढ़क गई, और लॉस हुआ 20 करोड़ से ज्यादा। क्रिटिक्स ने बोला, एक्टिंग कर ले भाई, फिल्म बिजनेस तेरे बस की बात नहीं। फिल्म का तो तू हीरो है पर बिजनेस में जीरो है। शाहरुख खान ने रियलाइज किया कि वो बिजनेस पार्टनर की तरह नहीं, दोस्तों की तरह काम कर रहे थे। सारे मेजर डिसीजन उनके पार्टनर ले रहे थे, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, कास्टिंग हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर प्रमोशन। यहां शाहरुख ने फिर से बनिए का दिमाग लगाया और सोचा सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत एक नया प्रोडक्शन हाउस शुरू किया अपनी वाइफ गौरी खान के साथ। क्या नाम रखा? रेड चिलीज। और शाहरुख ने सोचा क्यों ना मॉडल ऐसा बिल्ड करूं कि प्रॉफिट के लिए साला बॉक्स ऑफिस पर डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े और फिल्म के रिलीज से पहले ही सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। इसके लिए शाहरुख ने 2 काम किए। उन्होंने फाइनल किया कि रेड चिलीज प्रोडक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी ताकि डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स्ट्रा % भी अपनी ही झोली में आ जाए। और सिर्फ जवान के डिस्ट्रीब्यूशन से, हाँ जी अभी आई थी ना जवान, सिर्फ जवान के डिस्ट्रीब्यूशन से उन्होंने 450 करोड़ रुपए कमाए। और दूसरा काम यह किया कि प्रॉफिट एंश्योर करने के लिए फिल्म रिलीज से पहले ही
टीवी राइट, म्यूजिक राइट और ब्रांड डील सबके पैसे एडवांस लेना शुरू किया। वो जानते थे कि जब मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है तो क्यों ना फिल्म रिलीज से पहले राइट बेचकर पैसा बना लूं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो उसके बाद टीवी राइट और म्यूजिक राइट की मॉनिटरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो माल पहले ही बेच दो। उनकी एक फिल्म आई थी रावण, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, जानते हैं फिर भी शाहरुख खान को लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान ने फिल्म रिलीज से पहले ही बहुत सारे ब्रांड के साथ डील कर ली थी, है ना। बनिए का दिमाग। डील सुनिए, रावण की कहानी सुनाता हूं। उन्होंने 25 लग्जरी ब्रांड का फिल्म के अंदर प्रमोशन किया, बदले में मिले 52 करोड़। टीवी राइट को 40 करोड़ में बेचा, म्यूजिक राइट को 15 करोड़ में बेचा, रावण की वीडियो गेम को भी 5 करोड़ में बेच दिया इस बाबूजी ने। मूवी का बजट था 100 करोड़ और रिलीज से पहले ही खान साहब कमा चुके थे 112 करोड़। दोस्तों, शाहरुख खान सिर्फ बाहें फैलाने में नहीं, बिजनेस फैलाने में भी माहिर हैं। ये भाई सिर्फ रोमांस के ही नहीं, रेवेन्यू के भी किंग हैं। अब बताता हूं शाहरुख खान साहब का चैप्टर नंबर 3, 1 मिनट वीएफएक्स की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। शाहरुख सिर्फ एंटरटेनर नहीं, एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो हमेशा बिजनेस एक्सपेंशन के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। शाहरुख ने भारत में फिल्म मेकिंग इकोसिस्टम में एक बहुत बड़े गैप को आइडेंटिफाई किया। भारत में कोई वीएफएक्स स्टूडियो नहीं था और प्रोड्यूसर्स को बाहर से, यूएस या यूके से वीएफएक्स करवाना पड़ता था, बड़ा महंगा पड़ता था। और वीएफएक्स बाहर से करवाने में कुछ 4-5 दिक्कतें थी। क्या क्या दिक्कत थी? पहली दिक्कत, बाहर से वीएफएक्स करवाने से फिल्म का बजट बढ़ जाता था। दूसरा, कई बार फिल्म रिलीज में डिले हो जाता था। तीसरा, अगर अच्छे टेक्नीशियन से वीएफएक्स नहीं कराया जाए तो क्वालिटी सफर करती थी, जैसा कि आदि पुरुष में हुआ। और चौथी दिक्कत ये थी कि वीएफएक्स स्टूडियो रेट को लेकर मनमानी करते थे। सबसे पहले आपको समझाता हूं कि वीएफएक्स भला क्या है। जीरो फिल्म आपने देखी होगी, है ना, छोटे से नाटे से खान साहब। जीरो फिल्म में शाहरुख की हाइट वीएफएक्स से ही कम हुई। एक तो तुम्हारी गंदी हालतों की वजह से हाइट मेरी रह गई, मेरी वजह से तेरी हाइट कैसे कम हो गई? गुटखा खाते हो कब। और पठान फिल्म में सलमान शाहरुख के ट्रेन के ऊपर का एक्शन सीक्वेंस वीएफएक्स से ही बना था, असली में कोई नहीं घूम रहे ट्रेन के ऊपर। उस वक्त अपने देश में वीएफएक्स स्टूडियो शुरू करने का खर्चा था लगभग 60 करोड़। अब शाहरुख खान ने यहां मैथ्स लगाया कि भारत में हर साल लगभग 2000 फिल्में बनती हैं। अगर इसमें से 10% ने वीएफएक्स यूज किया तो 200 फिल्मों को वीएफएक्स की जरूरत पड़ेगी। और उन 200 में से सिर्फ 10% नहीं रेड चिली से वीएफएक्स करवा लिया तो 20 फिल्म के ऑर्डर आएंगे। और जहां हॉलीवुड 30 से 50 लाख रुपए लेता है 1 मिनट के वीएफएक्स का, अगर मैंने 20 लाख पर मिनट भी लिया और एक फिल्म में 5 मिनट का भी काम हुआ तो 20 फिल्मों में 100 मिनट का काम मिलेगा और टोटल रेवेन्यू होगा 20 करोड़। तो 60 करोड़ जो मैंने लगाए थे वो 3 साल में वापस आ जाएंगे और उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान में तब तक कोई वीएफएक्स स्टूडियो नहीं था। और इसी सोच के साथ शाहरुख खान ने 2006 में लॉन्च की रेड चिलीज वीएफएक्स। उसके बाद सिर्फ भारत की कई फिल्में जैसे रावण, शेरशाह, जवान, आरआरआर, क्रिश 3, बागी 3, लाल सिंह चड्ढा, गुंजन सक्सेना, सिंघम, इन सब का वीएफएक्स शाहरुख खान की रेड चिली वीएफएक्स नहीं किया। दोस्तों, रेड चिली एंटरटेनमेंट का रेवेन्यू वीएफएक्स आने से पहले 2006 में था 33 करोड़, जो 2013 में वीएफएक्स आने के बाद 198 करोड़ हुआ और 2024 में 1000 करोड़ से ऊपर चला गया। मैं इसीलिए कहता हूं कि धंधे के इस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अब बताता हूं खान साहब का चैप्टर नंबर 4 क्या सीख सकते हैं। शाहरुख बन गया स्पोर्ट्समैन। 2007 में शाहरुख की एक फिल्म आई जिसका गाना हर स्पोर्ट्स इवेंट में बजता ही रहता है, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। और उसी साल क्रिकेट वर्ल्ड में भी एक नया फॉर्मेट रिलीज हुआ, T20, जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसकी शुरुआत हुई 2007 के फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप से, जहां इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया। बीसीसीआई को लगा कि जब डिमांड T20 की है तो क्यों ना एक ऐसा टूर्नामेंट शुरू करें जहां पूरी दुनिया के बेस्ट प्लेयर इंडिया में आके खेले, यहां रन भी बने और धन भी। और फिर 2008 में शुरू हुआ आईपीएल। अब अपने खान साहब कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने सोचा कि आईपीएल सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्सटेनमेंट है, और अगर मैं उसमें घुस जाऊं
तो फिल्म बिजनेस से ज्यादा पैसे यहां बना सकता हूं। अब शाहरुख खान को एक ऐसे कंसल्टेंट की जरूरत थी जो बिजनेस भी समझता हो और क्रिकेट भी। शाहरुख खान ने इनवाइट किया अपने दोस्त ललित मोदी को ताकि चाय के साथ राय भी मिल सके। ललित मोदी वाज हेडिंग आईपीएल। ललित मोदी आईपीएल को हेड करते। अब ललित मोदी ने और शाहरुख खान ने बैठकर आईपीएल को डिटेल में डिस्कस किया कि पॉसिबल टीम्स कौन सी होंगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या होगा। ऑक्शन फॉर्मेट से लेकर सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूज तक सब डिस्कस हुआ और ललित मोदी ने भी शाहरुख खान को आईपीएल के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि ललित मोदी अच्छे से जानते थे कि अगर बादशाह आएगा तो सल्तनत तो बन ही जाएगी। शाहरुख के नाम पर स्टेडियम भरेंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, प्रमोशन अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जब शाहरुख आएंगे तो उनके साथ पीछे पीछे पूरा बॉलीवुड भी आएगा, वो भी फ्री में। ललित मोदी से इनपुट मिलने के बाद शाहरुख ने फिर हिसाब किताब लगाया, अपना बढ़िया बुद्धि इस्तेमाल किया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इस पूरे आईपीएल की, मुझे जो टीम खरीदनी है उसके लिए 300 करोड़ रुपए और कम से कम भी एनुअल रेवेन्यू पहले साल 50 करोड़ तो होगा। तो कितने दिनों में कॉस्ट रिकवर होगा? 6 साल में। और फिर शाहरुख ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 300 करोड़ में खरीदा। अब इंपैक्ट क्या हुआ वो समझाता हूं। आज के सिनेरियो से मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल टीम आज कौन सी है जानते हैं? मुंबई इंडियंस, जिसकी वैल्यू है 15,000 करोड़। चेन्नई सुपर किंग दूसरे नंबर पे है, जिसकी वैल्यू 12,000 करोड़ की है। और अब आते हैं अपने शाहरुख खान। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर की मार्केट वैल्यू आज 10,000 करोड़ की है। सो 300 करोड़ लगाकर शाहरुख ने सिर्फ आईपीएल टीम को ही 10,000 करोड़ का कर दिया। इसे ही कहते हैं बनिए का दिमाग। ये चारों चैप्टर आपकी खोपड़ी में विस्फोट करने के लिए काफी हैं कि पैसा बनाने के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं, बिजनेस माइंडसेट भी होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी चादर को इतना बड़ा करो कि जितनी मर्जी उतना पैर फैला सको। डोंट कट डाउन ऑन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज योर इनकम। शाहरुख खान ने अपनी अनमैच्ड स्टारडम से न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अपना डोमिनेंस बनाया, बल्कि अपनी स्मार्ट फाइनेंस और बिजनेस स्ट्रेटेजी से बिजनेस के भी बादशाह बन गए। ये वीडियो उन सारे यूथ के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिन्हें लगता है कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बन सकता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अगर सही हो तो एक रैंडम लड़का भी अपनी पूरी किंगडम बना सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा? कौन सा चैप्टर आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शाहरुख खान को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर फिल्म सितारा बनने की बहुत बहुत बधाई। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।